वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अध्याय पढ़ेंगे वह पुरातत्व के फंडामेंटल चैप्टर है और इस अध्याय का नाम है लोकेशन ऑफ आर्कोलॉजिकल साइट्स, यानी कि पुरातात्विक स्थलों की जानकारी प्राप्त करना। इसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला है डेस्कटॉप, यानी कि टेबल पर किए गए काम के द्वारा। दूसरा है फील्ड सर्वे या सरफेस इंडिकेशन और तीसरा है साइंटिफिक। एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डेस्कटॉप मेथड है उसमें हम लोग प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों या डॉक्यूमेंट्स या तस्वीरों, इसके आधार पर पुरातात्विक स्थलों की जानकारी पाते हैं। इसमें जो साहित्यिक या पुरातात्विक चीज़ें हैं जो पहले लिखी गई हैं या बताई गई हैं, उसके आधार पर हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे रामायण में लिखा हुआ है कि भाई अयोध्या था, श्रीलंका था, तो ऐसे महाभारत में लिखा गया मैंने कि इंद्रप्रस्थ, खांडप्रस्थ। तो इन महाभारत के विवरणों के आधार पर हमने कुरुक्षेत्र की भी खुदाई की थी, इंद्रप्रस्थ की खुदाई की थी। इंद्रप्रस्थ को हम दिल्ली के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार महाभारत के साइट को लेकर के और रामायण को साइट को बीबी लाल ने रामायण साइट लिया था और उसके प्रमुख स्थलों का खुदाई किया था, और महाभारत का साइट भी लिया था, उसका भी खुदाई किया था। इसमें अगर हम रामायण की साइट लेते हैं तो श्रृंगेरीपुर की खुदाई, भारद्वाज आश्रम की खुदाई और जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं, हम पुराने साहित्य के आधार पर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमने खुदाई किया है। इसी प्रकार मैप्स यानी नक्शे या वसीयत या स्वामित्व के कागजात या कोई पुराने कानूनी रिकॉर्ड है, उनके आधार पर भी हम पुरातात्विक स्थलों का जानकारी का पता लगाते हैं। कभी कभी हमने सुना था ना कि वो खजाना का नक्शा मिल गया और उसके आधार पर खजाना खोजा गया। ऐसे राजे महाराजों के बहुत से ऐसे वसीयत होते थे, खजाने होते थे, जिनके से हमें पता लगता है कि कहीं न कहीं उनके और भी स्थल थे, पुरातात्विक स्थल थे या पुराने स्मारक, उनकी जानकारी पता लगाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ट्रेवलर्स हैं जिसे हम विदेशी यात्री कहते हैं। उन लोगों ने अपने यात्रा को वृत्तांत को लिखा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि 80 स्तंभों का बना हुआ एक नगर था, और उसी के आधार पर कुम्भहार की खुदाई की गई थी। वाडेले ने खुदाई किया था और स्पूना ने खुदाई किया, वहाँ पर बीपी सिन्हा ने खुदाई किया था, और इन तमाम स्थलों का खुदाई किया गया था। वैशाली की खुदाई भी इसी तरह हुई। जो विदेशी तीर्थयात्री आए थे, भगवान बुद्ध के धर्म से संबंधित ज्ञान अर्जन किया, उन्होंने वैशाली के बाद वर्णन किया है। वेन-त्सांग बौद्ध धर्म की शिक्षा अध्ययन करने के लिए भारत आया था और उसके विवरणों के आधार पर नालंदा की खुदाई की गई थी। महमूद गजनवी के काल में अल-बरूनी भारत आया, उसने भी अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा। जिस तरह वेन-त्सांग की यात्रा वृत्तांत को हम CUP कहते हैं, उसी तरह तहकीकात हिंद के रूप में अल-बरूनी की अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा था। इसके आधार पर भी बहुत से पुरातात्विक स्थलों की जानकारी प्राप्त की। कभी कभी पुराने लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो कहानियाँ कहते हैं, और ये कहानियाँ कहीं पुरानी किताबों के आधार पर थी, कहीं अनुभव के आधार पर थी। होमर की कहानियाँ उसके स्लीमन पेट्री के दादा सुनाया करते थे। अपने दादा से होमर के बारे में जानकर काफ़ी
उत्साहित, बचपन में उत्साहित हुआ। और उसने एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने ट्रॉय नामक नगर, जो होमर की कहानियों में है, ट्रॉय नामक नगर की जो टर्की में है, उसकी उसने खुदाई किया और काफ़ी सारे वैभव वाले नगर के खुदाई के दौरान उन्होंने धन संपत्ति भी बाहर की, क्योंकि वो कहानियों में इस तरह का वर्णन था, वो झूठी नहीं थी, सच्ची निकली और ट्रॉय की खुदाई की गई। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सरफेस इंडिकेशन। तो ये मैंने पढ़ दिया नक्शा, ऐतिहासिक विवरणों और पुराने लोगों की कहानियों के बारे में, पुरानी कहानी के बारे में। अब हम आते हैं सरफेस इंडिकेशन। ये सरफेस इंडिकेशन में कोई भी सेटलमेंट है जो जमीन के नीचे दबता है, उसके कुछ न कुछ अवशेष वो जमीन पर नजर आते हैं। ये ठीकरे के रूप में, पॉटर्स के रूप में, पकी मिट्टी के खिलौने के रूप में, ईंटों के रूप में, या उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए तमाम चीजें, हेयर पिन हो गए या और भी उनके छोटे मोटे डेकोरेशन के सामान या अस्त्र या टूल्स हो गए, तो ये कहीं कहीं हम लोग को नज़र आ जाता है। और इसके आधार पर जैसे हैंडल्स वगैरह जिसे हम आगे देखेंगे किस तरह मद्रासियन कल्चर और शिवालिक रेंज में जो पर्वतीय पाए गए थे, उन लोगों के कल्चर की टूल्स के आधार पर हम लोग पता लगाएंगे। फिर जमीन का जो सतह है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी से ढका होता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल इरोजन होने से भी पुरातात्विक स्थल या पुरातात्विक सामग्रियां बाहर आ जाती हैं। नदियां जब बहाव में होती है, काफी पानी लेकर बहती हैं, विशेष रूप से बरसात के दिनों में, तो अपने आसपास की मिट्टी को समेटने लगती हैं और अपने दामन में समाहित करने लगती हैं। तो कई पुरातात्विक स्थल हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए थे, उनके अवशेष हमें बाहर दिखाई देने लगते हैं और इस अवशेषों से हमें उस पुरातात्विक स्थलों की हमें जानकारियाँ मिलती हैं। बारिश के द्वारा भी, जब बहुत तेज बारिश होती है तो इस बारिश के द्वारा भी मिट्टी बहकर बाहर चली जाती है और टीले के ऊपर जो मिट्टियाँ होती हैं या कोई छोटे मोटे पत्थर वो खिसकने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पूरा उस माउंट पर बारिश के कारण वो सारी चीज़ें हट जाती हैं और वो स्ट्रक्चर या कोई पुरातात्विक स्थल या सेटलमेंट हमें प्रकाश में आने का मौका देती है या प्रकाश में ले आती है, इससे पता लगता है। डेजर्ट विंड जो मरुस्थल में चलती है, ये डेजर्ट विंड जब तेज हवा चलती है तो एक टीबा बना देती है या माउंट बना देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माउंट जो बना होता है उनको हटा कर कोई समतल भी कर देती है। ऐसी कई बार हुआ है कि जब माउंट जो हम समझते हैं कि रेत के टीबे हैं, वास्तव में पुरातात्विक स्थल के ऊपर बने होते हैं या पुरातात्विक स्मारकों के ऊपर बने होते हैं और वो हट जाते हैं और हमें पुरातात्विक स्मारकों का या स्थलों की जानकारी हमें मिल जाती है। कभी कभी जब कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है, झील और नदियाँ सूख जाती हैं, तो हमें पता लगता है नदियों के किनारे बसे हुए या नदी के तलहटी में या झील के तलहटी में बसे हुए नगरों के बारे में जानकारी आने लगती है और हम प्रकाश में आ जाते हैं। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में 1853-54 में इस तरह के प्रकाश नगर का प्रकाश में आया था, जो कि अल्प्स क्षेत्र में पाया गया। लेक कल्चर जिसको कहता है, झील संस्कृति कहा जाता है, वहाँ पर बसे हुए थे। इसकी जानकारी देते हैं। अब देखते हैं प्लकिंग क्या होता है। जब किसान खेती करते रहते हैं तो हल, पहले अब तो ट्रैक्टर आ गया, पहले हल से चलाया गया था। इन हलों के चलाने के क्रम में जोगलथम्बी जो नासिक के पास, दक्कन में नासिक के पास में, हमें 14,000 नहपान सातवाहन काल की मुद्राएं मिली, जो कि हमें इस चीज का ट्रेस देता है
ट्रेस देता है कि नापान की मुद्राएं इस क्षेत्र में पाई गई थी, यहाँ शासन था, पुरातात्विक स्थल की हमें जानकारी मिलती है। इसी क्रम में एक और उदाहरण मिलता है भरतपुर के पास भी बयाना नामक जगह है, यहाँ से भी हमें एक सिक्कों के ढेर मिले हैं किसान के द्वारा खेत में चलाए जाने के कारण, और यहाँ पर 2000 किसानकालीन सिक्के हमें मिले हैं। इन किसानकालीन सिक्कों क्षमा कीजिएगा 2000 गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों के आधार पर इस क्षेत्र में गुप्त काल के प्रभाव को माना गया है, और इस क्षेत्र से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पुरातात्विक चीजें हैं। और अगला हम देखते हैं कि कुएं की खुदाई के दौरान जब कुएं गहरे खोदे जाते हैं तो कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं या पुरातात्विक स्थलों की जानकारी हमें मिलती है। मकानों की नींव खोदने या बड़े बड़े भवनों की नींव खोदने के दौरान जब खुदाई की जाती है तो वह ऐसे अवसरों पर भी हमें कई पुरातात्विक स्थलों या अवशेषों की जानकारी मिलती है। बाज़ वक्त मछुआरे जब मछली मारने के लिए नदी या समुद्र में जाते हैं तो उनके जाल में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि पुरावशेष होती हैं और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। भूमध्य सागर के क्षेत्र में, मेडिटेरेनियन सीज में और नॉर्दर्न सी में भी इस तरह के हमें प्रमाण देखने को मिले हैं, और हमें इस तरह के क्रियाकलापों से हमें मछुआरों के द्वारा हमें अवशेष तो मिले हैं, पुरातात्विक अवशेष की चीज़ें मिली हैं। रेल के निर्माण के द्वारा भी, रेल लाइन बिछाए के द्वारा भी हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज इसी क्रम में हुआ था। रेल लाइन बिछाया जाता है, रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, और मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की हमें जानकारी मिली है। ये हड़प्पा की जब खुदाई की जा रही थी तो टीबा बनाने की जब खोजा गया तो वहाँ पर पता लगा कि पुराने अवशेष की चीज़ें पुरानी ईंटें हैं, और फिर हमें इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। इंग्लैंड में जब अंडरग्राउंड रेलवे के लिए टनल बनाया जा रहा था, वहाँ भी इस टनल के दौरान हमें पता लगा, इस टनल के दौरान पता लगा कि यहाँ पर रोम काल के सेटलमेंट और अवशेष पाए गए। तो ये टनल ने हमें रोमन सिविलाइजेशन के अवशेष को उजागर करने में मदद किया। इसमें टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, स्टोन ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस, तमाम चीज़ें हमें जब मिलने लगती हैं तो हमें पता लगता है कि ये पुरावशेष की चीज़ें हैं। और अगर कोई माउंड होता है या टीला होता है और टीले पर इस तरह की यही चीज़ें मिलने लगे, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स, स्टोन ऑब्जेक्ट्स या मूर्तियाँ या और भी बहुत सारी चीज़ें उनके जो नष्ट नहीं हुए समय के द्वारा लेकिन टूटे फूटे अवस्था में पाए गए हों, या भवनों के अवशेष हों, या उनके भोजनों के जले हुए निशान पाए गए हों, या पशुओं की हड्डियाँ पाई गई जो आसपास फेंक दी गई हैं, उनको खाने के बाद या कांटे पाए गए हों, तो इनसे हमें पता लगता है। सरफेस मार्क एक बात कर रही है जिसको शैडो मार्क या सरफेस मार्क हम कहते हैं। जब उभार मिट्टी के ऊपर जो है बहुत कम है, लेकिन आसपास कुछ चीजें पाई गई मुझे पुरावशेष की चीजें, तो हम एक फोटोग्राफी करते हैं, और वो फोटोग्राफी विशेष रूप से हम जब सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं, यानी कि सुबह में या शाम में जब सुबह की किरणें, तो उस वक्त अगर हम फोटोग्राफी करते हैं या ध्यान देते हैं तो एक टीले के हल्की सी प्रतिछाया या उभार नजर आती है, और तब हम उनका खुदाई करते हैं उस स्थल का, तो हम पाते हैं कि क्या सही में यह पुरातात्विक स्थल या ये टीला अपने अंदर किसी धरोहर को समाहित किए हुए, अगर है तो उसका हम खुदाई करते हैं।
कभी कभी खेतों में फसल जब लगाए जाते हैं और लहलहाने लगते हैं, तो जहाँ पर माउंड होगा या जहाँ पर पुरातात्विक अवशेष की चीजें होंगी या कोई सेटलमेंट होगा, पुराने सेटलमेंट होंगे, उस स्थल पर जो फसल पैदा होंगे उनके रंग उसके समीपवर्ती फसलों से कुछ अलग होंगे। ये अनुभवी आंखें इस चीज़ को महसूस कर सकती हैं और फोटोग्राफी करके इसको स्पष्ट रूप से देखा जाता है। क्या सचमुच कलर में अंतर है? अगर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं खुदाई करने। इसी क्रम में एक और चीज़ हम देखते हैं कि ओस या कुहासा, जब जाड़े के दिनों में जब ओस पड़ने लगते हैं या कुहासा हो जाता है तो, और जब धूप पड़ती है तो उनके रंग में और जहाँ पर पुरातात्विक स्थल है उसके ऊपर जो ओस पड़े हैं उसके रंग में कुछ अंतर पाया और उनके शेप में, जो ओस के शेप होता है नहीं तो गोल होता है, एक थोड़ा सा अंतर हम भी पाते हैं रंग के साथ साथ। क्योंकि ज़्यादा जैसे ही धूप हो गई वो तो उड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है उस वक्त इस चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। कभी कभी प्राकृतिक विपदा, नेचुरल कलामिटी जैसा भूकंप आ गया या वोल्केनो यानी ज्वालामुखी फूट पड़ी या बाढ़ के द्वारा जमीन खिसक जाती है तो अंदर की चीजें बाहर आ जाती है भूकंप के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से। तो हमें पता लगता है कि इस जगह पर या अमुक जगह पर धरती के गर्भ में वह स्थल समाहित हो गया है जो कभी किसी जमाने में अपने अच्छे दिनों में एक अच्छा सेटलमेंट था जहाँ लोग रहते थे और लोगों का निवास स्थान था, उनकी क्रियाकलाप थे। अब आते हैं इत्तेफाकन यानी चांस डिस्कवर होगा। कभी कभी अनायास ही किसी पुरातात्विक स्थल का पता लग जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई नहीं हो गई थी, रेल लाइन बिछाने के दौरान चांस था। द्वारका की खुदाई के संबंध में ऐसे ही कहा जाता है। डॉक्टर एस आर राव अपने मित्र के पास द्वारका गए थे, वहाँ पर उन्होंने ईंट देखा, पूछा ईंट कहाँ से आया, तो मेरे पास में देखा हुआ मेरे घर के पीछे में काफ़ी ईंट है। फिर उन्हें लगा कि अच्छा यहाँ तो ये ईंट तो आज की है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ये भी काफ़ी पुरानी ईंटें हैं। और फिर उन्होंने जब आगे उन्होंने अपना कार्यक्रम बढ़ाया तो पता लगा ये द्वारका जो महाभारत कालीन नगर है वह द्वारका था और उनकी खुदाई की है। ये अंडरग्राउंड आर्कियोलॉजी या सबमरीन आर्कियोलॉजी के दौरान किया गया था और इस स्थल का, पुरातात्विक स्थल का पता लगाया गया था इस प्रकार से। आगे हम देखते हैं कि अजंता की भी ट्रेस आउट इसी तरह किया गया था कि अजंता की खुदाई में, अजंता का ट्रेस आउट ऐसे पता लगा जब एक अंग्रेज अधिकारी अब शिकार के लिए जब वो बाहर निकले हुए थे महाराष्ट्र के क्षेत्र में औरंगाबाद के आसपास, तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़े पक्षी का शिकार किया और वो बड़ा पक्षी जब शिकार किया तो घायल अवस्था में बहुत दूर तक चला गया। उसको ढूंढते ढूंढते वो आगे पहुँचे तो पता लगा कि वो तो ऐसे जगह पहुँच गए हैं जहाँ से बहुत सी गुफाएं, और उन गुफाओं में जब उन्होंने झांका तो यहाँ पर चित्रकारी है और पता लगा कि ये तो अजंता है। इस तरह इत्तेफाकन हमने अजंता की खोज कर डाली। फ्रांस में भी हम देखते हैं कुछ बच्चे जो खेल रहे थे, उनके छोटे से पालतू कुत्ता खो गया। जब उस कुत्ते को ढूंढने गए तो उन्हें पता लगा कि वो कहीं और निकल गए। वो जगह था गुफाएं थी और गुफा में कुछ चित्रकारियाँ थी, प्राचीन चीज़ें थी। इस प्रकार फ्रांस में कुछ पुरातात्विक स्थल कुछ खोजे गए। प्रथम विश्व युद्ध के जब ट्रेंच खोदे जा रहे थे तो उसमें से भी पुरातात्विक अवशेष चीज़ें निकली थी। द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी तरह के जो ट्रेंच की लड़ाइयाँ हो रही थी, खोद करके पता लगा कि इस तरह की चीज़ें हमें अवसर देती हैं पुरातात्विक स्थलों की जानकारी बताते हैं। अब कुछ हम साइंटिफिक मेथड पे आते हैं, तो पाते हैं कि एरियल फोटोग्राफी
द्वितीय विश्व के दौरान ब्रिटेन जो है फ्रांस के क्षेत्रों में जब बैलून छोड़ करके फोटोग्राफी कर रहा था तो उसे पता लगा कि वहाँ कुछ चीजें नजर आई जो प्राकृतिक और संस्कृति। इसी तरह स्टोनहेंज के भी बारे में एरियल फोटोग्राफी माध्यम से इंग्लैंड में हम देखते, स्टोनहेंज इंग्लैंड में है, हमें उस स्थल का प्राकृतिक स्थल का पता लगता है। अब एक और दूसरा हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड, वह है फॉस्फेट एनालिसिस मेथड। ये हम जानते हैं कि लिविंग बींग्स में यानी कि जीवित जीवों में फॉस्फेट की मात्रा होती है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या पौधों में भी पाए जाते हैं। इनके मरने के बाद ये तमाम चीजें जो शरीर मिट्टी बन जाता हुआ है तो इनके साथ साथ फॉस्फेट के मिट्टी मिल जाते हैं। अगर हम इनका एनालिसिस करते हैं ड्रिलिंग करके या किसी और मेथड से और पाते हैं कि उस मिट्टी में फॉस्फेट की मात्रा कहीं ज़्यादा है, जितनी नियत है उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी रहा होगा, ह्यूमन सेटलमेंट रहा होगा और हम फिर स्थल पुरातात्विक स्थल का पता लगाते हैं। एक होता है बैथिस्केप मेथड। बैथिस्केप मेथड में भी हम बात देखते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट या वैज्ञानिक टूल ही प्रयोग किया जाता है जो कि समुद्र की गहराइयों को प्रेशर के आधार पर पता लगाता है। लेकिन अब इसका प्रयोग हम पुरातत्व में भी करते हैं। पुरातत्व में प्रेशर के द्वारा आर्टिफैक्ट्स के दबाव को हम महसूस करते हैं। अगर कोई पुरातात्विक स्थल हो या आर्टिफैक्ट्स की चीज़ें हों, अगर हमें पता लगता है कि इतने प्रेशर पर ये मिल सकता है, ऐसा पता लगता है कि प्रेशर इस चीज़ को इंगित करता है, तो हम समुद्र के अंदर की चीज़ों को या जमीन के अंदर की चीज़ों को ड्रिलिंग के द्वारा, इस मशीन के ड्रिलिंग के द्वारा हम पता लगा लेते हैं। एक और मेथड है जिसको हम मीगर अर्थ टेस्टिंग मेथड कहते हैं। इसमें ज्योग्राफर या जियोलॉजिस्ट का वैज्ञानिक विधि है। इसमें इसके द्वारा भी हम ड्रिलिंग के द्वारा करके और डालते हैं, एक टूल्स डालते हैं, कुछ कैमरा भी लगा रहता है, उसमें मिट्टी टेस्ट करने की चीज़ें भी होती हैं। इसमें भूगर्भ के अंदर मिट्टी अगर डिस्टर्ब हुई है तो और या मनुष्य के द्वारा किया पर कोई कुछ सामग्री पता लगती है तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर फॉस्फेट है। तो इस प्रकार हमने देखा 3 विधियों के द्वारा। पहला टेबल के जो डेस्कटॉप मेथड है, दूसरा सरफेस मेथड, तीसरा वैज्ञानिक विधियों के द्वारा हम लोग पुरातात्विक स्थलों की जानकारी पता लगाते हैं या पुरातात्विक स्थलों को खोज निकालते हैं और फिर कालांतर में उसको खुदाई करते हैं या कुछ अवशेषों के आधार पर हम इस चीज़ की रूपरेखा तैयार करते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में